टॉपिक है काउंट कैमिलो डे कैवोर, जो आपके हिस्ट्री के पहले लेसन के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके ओरिजिनल नाम से। ओरिजिनल नाम था इसका कैमिलो बेंसो। कैमिलो बेंसो और काउंट कैमिलो डे कैवोर इसीलिए कहा जाता है कि काउंट और कैवोर इनका मतलब है, वर्ड्स का मतलब लीडर। तो पर्सनल लाइफ देखेंगे इसकी थोड़ी सी। पैदा हुए ये 1810 अगस्त 10, और इनको कहा जाता है ब्रेन बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम पढ़ तो रहे हैं इनके बारे में, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। देयर शुड बी ए रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट हिम। तो वो रीजन है ही वाज द ब्रेन बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली और इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटालियन यूनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो तब उठा जब नेपोलियन वॉर्स हुए और 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। तो उसके बाद लोगों में एक नेशनलिज्म का जज्बा उठा। वो सोचने लगे कि हमें इटली को यूनिफाई करना होगा, क्योंकि अगर कल दूसरा नेपोलियन जैसा कोई आया तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो अब सब लोग लग गए, जुसेपी मैजीनी, जुसेपी गैरिबाल्डी और ये काउंट कैमिलो डे कैवोर। ये तीन लोग थे जिन्होंने मेजर काम किए हैं इटली की यूनिफिकेशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ काउंट कैमिलो डे कैवोर के बारे में। तो पहली बात मैंने आपको बता दी इसकी बर्थ डेट। तो पैदा हुए ये ट्यूरिन में, और पढ़ने के लिहाज से एकेडमिक में थे ये बहुत अच्छे थे, गुड स्टूडेंट, ही वाज अ गुड स्टूडेंट। सबसे अच्छा इनकी मैथ्स थी, तो मैथ्स अच्छी थी। द एज ऑफ 27 years he was, or at the age of 17 years he was an engineer in the Piedmontese Sardinian army। तो इंजीनियर बने 1827 में, लेकिन इनको ये जॉब खास पसंद नहीं आया, तो 1831 में इन्होंने ये जॉब छोड़ दिया। सो ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम 1832 टिल 1842। 1832 से लेकर 1842 10 साल इन्होंने सिर्फ ट्रैवल किया पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप में जैसे पेरिस गए, वहां के पार्लियामेंट्री डिबेट्स इनको बहुत पसंद थे। ब्रिटेन गए, वहां की खास इनको पसंद नहीं आई पॉलिसीज। लंदन गए, नीदरलैंड गए, स्विट्जरलैंड भी जाते ही रहते थे ये। तो कंक्लूजन क्या निकला इनके ट्रैवल्स का? इनका जो कंक्लूजन था दैट वाज लिबरलिज्म इज नेसेसरी। लिबरलिज्म नेसेसरी है, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट्स कॉल्ड लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म सबसे ज्यादा नेसेसरी है। तो अब ये क्या बात करने लगे, ही टॉक्ड अबाउट द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। क्रिश्चियन तो ये खुद भी थे, लेकिन चर्च में खुद बिलीव नहीं करते थे। तो ये सोचते थे जो चर्च की पावर्स हैं उनको कम कर देना चाहिए। अगर काम नहीं किया जाएगा फिर भी चर्च पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो अब इटालियन यूनिफिकेशन की बात आती है, तो पहले ये सोचते थे जो लंबार्डी और वेनेजिया के स्टेट्स थे ये सिर्फ उन्हीं को इटली का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन लेटर ऑन इनको लगा इतने से कुछ नहीं होने वाला, हमें पूरे इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा। तो जो ये काउंट कैमिलो डे कैवोर थे, इनकी मेजर स्पेसिफिकेशंस थी कि इनने नॉर्दर्न स्टेट्स जो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में थे उन्हें इटली का पार्ट बनाया। मतलब जो यहाँ पर हम इटली के बारे में बात करें, यहाँ पर हम पाइडमोंट और सार्दिनिया को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पहले तो वही इटली को पहले इटली वही उसी को कहा जाता था। तो अब बात आती है 1853 टू 56 की। 1853 टू 56 में क्रीमियन वॉर हुआ, और ये क्रीमियन वॉर था क्या? इट वॉज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड द ऑटोमन एम्पायर। अब ऑस्ट्रेलिया में एक बात थी, जब ये ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने जाते थे तो वहां क्या हो जाता था, उनके ताल्लुकात फ्रांस के साथ बहुत अच्छे थे। तो जब उन पर अटैक होता था तो फ्रांस अपने ट्रूप्स भेज देता था और हर एक रेबेलियन, हर टाइप का ये रिवोल्ट क्रश कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब क्रीमियन वॉर हुआ, ऑटोमन एम्पायर की साइड से फ्रांस और ब्रिटेन दोनों लड़ रहे थे, तो इन्होंने डिप्लोमेसी लगाई। डिप्लोमेसी कैसे लगाई? काउंट कैमिलो डे कैवोर ने इटालियन फोर्सेस को फ्रांस के सपोर्ट में भेज दिया। जैसे ही इन्होंने फ्रांस के सपोर्ट में भेज दिया तो श्योर था ये जंग जीतने वाले थे, और ये जंग जीत भी गए। तब फ्रांस का था डिक्टेटर नेपोलियन थर्ड। तो नेपोलियन थर्ड की इससे मीटिंग हुई 1858 में, और इन्होंने क्या समझौता किया कि जब ये मतलब इटली तो मतलब फॉर एग्जांपल पाइडमोंट जो था वो वॉर करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तब फ्रांस इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मतलब वो मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो जंग हार जाना चाहिए, और ये जो अपने नॉर्दर्न स्टेट्स है इनको इटली के अंडर लाते। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बात और रखी गई, एक स्टेटमेंट और दिया गया जो बताया काउंट कैमिलो डे कैवोर ने नेपोलियन थर्ड से कि जैसे ही आप हमारी मदद करेंगे जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स है इनको सब्जुगेट करने में, तो हम आपको उसके बदले सेवॉय और नाइश के इलाके देंगे, सेवॉय और नाइश के इलाके। लेकिन इस पर क्राइसिस हुई, लोग बोलने लगे कि ये क्या है, मतलब हमारा हिस्सा है, हमारी कंट्री का हिस्सा है सेवॉय और नाइश, ये कैसे दे सकते? जुसेपी गैरिबाल्डी वो पैदा हुए थे नाइश में, तो वो भी इसके खिलाफ बोलने लगी। लेकिन इन्होंने लोगों को समझाई अपनी डिप्लोमेसी। इन्होंने कहा जब हम नॉर्दर्न स्टेट्स को जीत लेंगे, जब नॉर्दर्न स्टेट्स इटली का पार्ट बन जाएगा, तो इटली
एक मतलब बड़ा पावर बन जाएगा, बड़ा स्टेट बन जाएगा वहां। जो यूरोप में बेसिकली वॉर्स होते थे वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते थे, वहां पर बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाता अगर उसके सब्जुगेशन में नॉर्दर्न स्टेट्स आ जाते। तो जैसे ही नॉर्दर्न स्टेट्स अब आ गए सब्जुगेशन में और जो ये क्राइसिस उठी, तो इसने काउंट कैमिलो डे कैवार जो थे उन्होंने लोगों को समझाया कि जैसे ही हम नॉर्दर्न स्टेट्स को अपने अंडर सब्जुगेट कर लेंगे, वैसे ही हम नेपोलियन थर्ड से नाइश और सेवॉय के इलाके वापस ले लेंगे। तो इसके बाद बात आती है 1858 में फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जो फर्स्ट फेज था 1858 में, इट वाज कि इन्होंने जो लंबार्डी के इलाके थे, लंबार्डी के इलाके को अपने अंडर ले लिया। तो जो वॉर हुआ, वॉर इंडेमनिटी लगती है। अब जो पार्मा, मोडेनी और टस्कैनी के इलाके थे वो प्लेबिसाइड के अकॉर्डिंग ये मतलब इटली के अंडर हो गए। अब मतलब 90% तो यूनिफाई हो चुकी थी इटली 1961 में, और काउंट कैमिलो डे कैवार को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया था, लेकिन अब बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर 90% यूनिफाइड इटली का। तो 1816 में क्या होता है, 1816 में इनकी डेथ हो जाती है। अब बची इटालियन यूनिफिकेशन, तो वो 1866 में अब सिर्फ बचे थे दो ही इलाके, और वो था रोम और वेनिस। वेनिस को जूसेपी गैरिबाल्डी ने 1866 में कॉन्कर कर लिया, और 1870 में रोम भी कॉन्कर हो गया था, और इसी के साथ 1870 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गई।